तो फर्स्ट यूल से एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 53 सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग 50 तक के क्वेश्चन लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके थे। अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यू आर आस्किंग क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl and 10 ml of red gold salt in presence of 0.025 gram of starch, then coagulation is just prevented. The gold number of starch is, तो कोगुलेशन जस्ट प्रिवेंट हो रहा है 10 ml गोल्ड सॉल्ट का 1 ml 10% NaCl से, तो जो अमाउंट इन मिलीग्राम होता है दैट इज गोल्ड नंबर। तो यहाँ से जो गोल्ड नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 0.025 ग्राम है, इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिलीग्राम हो गया। तो दिस इज 25 मिलीग्राम अगर हम प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड कर देंगे तो उससे कोगुलेशन नहीं हो रहा है, तो गोल्ड नंबर विल बी 25। बाकी डेफिनेशन से आपको याद है गोल्ड नंबर डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, 10 ml गोल्ड सॉल्ट लेते हैं, उस 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 1 ml 10% NaCl ऐड करते हैं और फिर इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करते हैं जिसका अमाउंट मिलीग्राम में चेक करते हैं, और कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोगुलेशन नहीं हुआ तो फिर हम इसे गोल्ड नंबर बोल देते हैं। So gold number is amount of the protective collagen in milligram which just prevents the coagulation of 10 ml gold salt or addition of 1 ml 10% NaCl, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 भी करना है। 51 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक बिहेवियर। इसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन होगी, उसी के अंदर हाइड्रोफोबिक बिहेवियर सबसे ज्यादा आएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसमें होगी, स्टेरिक एसिड। 51 में हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर रिपेलेंट होगा, तो ऑर्गेनिक पार्ट वाटर रिपेलेंट होता है। तो जो स्टेरिक एसिड है इट कंटेन्स लॉन्ग कार्बन चेन, it contains maximum hydrophobic part, it contains long carbon chain, that means it contains hydrophobic part, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 देखो। 59 लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमल्सिफायर, और बताया था सोप्स ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस के लिए, सो नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप जो है वो इमल्सिफायर होता है। नोट से रेफर करिए। Then question number 68 is asked which of the following colloidal system is not precipitated or adding NaCl। तो देखो अगर हमने केवल सोडियम क्लोराइड ऐड किया यानी कि ओनली इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट से लायोफोबिक कोलाइड्स का तो कोगुलेशन हो जाता है, बट लायोफिलिक कोलाइड्स का कोगुलेशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट विद सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो जिलेटिन है वो लायोफिलिक सॉल्ट है, लायोफिलिक कोलाइड है, उसका मतलब इसके कोगुलेशन के लिए सूटेबल सॉल्वेंट प्लस इलेक्ट्रोलाइट दोनों रिक्वायर्ड है। तो सूटेबल सॉल्वेंट प्लस इलेक्ट्रोलाइट, जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कोगुलेशन नहीं करा सकते। तो वी नीड अ सूटेबल सॉल्वेंट प्लस इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो लायोफिलिक कोलाइड्स का कोगुलेशन होगा, अदरवाइज ये कोगुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आप एक और आइडिया लगा सकते हैं कि जिलेटिन जो है वो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है। तो मैंने गोल्ड नंबर पढ़ाया था, तो आपको बताया था जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है और स्टार्च के गोल्ड नंबर हायर होता है। तो इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। समझ गया ना। तो अगर आप चाहो तो ये फैक्टर भी याद रख सकते हो, ये जो जिलेटिन है ये प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उससे भी आपको याद रहेगा लाइफिलिक कोलाइड का, और उससे हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कोऑगुलेट्स अ गोल्ड सॉल्ट एट द लोएस्ट कंसंट्रेशन। तो गोल्ड सॉल्ट देखो आपका नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड है, गोल्ड सॉल्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड है,
तो उसके कोऑगुलेशन के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा कोऑगुलेशन फास्ट होगा। यही लॉजिक है। तो आप देखो, अगर हम NaCl को आयनाइज करेंगे तो उसके एक मोल से एक ही मोल Na+ मिलेगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट आयनाइज करेंगे तो Al3+ मिलेगा और फॉस्फेट आयन मिलेगा। तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे तो ये Mg2+ और SO4 2- बनाएगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। लेकिन अगर K4FeCl6 को आयनाइज कराएंगे तो उससे देखो 4 K+ आयन मिल रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाईएस्ट तो इसी में मिल रही है, 4K+ प्लस FeCl6 4-। तो उस केस में देखो 4 K+ आयन मिल रहा है, तो उसका मतलब अगर हम मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K4FeCl6 लेंगे तो भी उससे K+ की कॉन्सेंट्रेशन इन सबसे ज्यादा मिलेगी पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी कोऑगुलेशन वैल्यू लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर लेगी। For negatively charged colloidal solution, we need a positively charged colloidal solution, a positively charged ion for coagulation. पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन हमें हाईएस्ट चाहिए, तो अगर इसकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन भी लोगे आप तो भी K+ की कॉन्सेंट्रेशन सब में ज्यादा आएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, आप सबका 0.1 m ले लो, तो पहले वाले से 0.1 m Na+ या पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन लिखें तो 0.1 m ही आएगा। Al3+ 0.3 m की तरह काम करेगा, Mg2+ 0.2 m की तरह काम करेगा, और K+ जो है 4K+ कैसे काम करेगा 0.4 m की तरह से। तो K+ कॉन्सेंट्रेशन या पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट मिल रही है, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K4FeCl6 से सबसे ज्यादा कोऑगुलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AgI इज ऑब्टेन्ड विद द डाइल्यूशन ऑफ Ki ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3। तो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वही अप्लाई कर दीजिए। 70th क्वेश्चन में AgI में एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया हुआ है, तो Ki प्लस AgNO3 की रिएक्शन में AgNO3 एक्सेस दे रखा है, तो इसी का आयन एडजॉर्ब होगा, तो इस AgI पे Ag+ आयन एडजॉर्ब कर जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फुल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, क्योंकि AgNO3 से Ag+ आयन एक्सेस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। AgNO3 AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, उसमें 2 आयन है Ag+I-, तो कौन सा आयन एडजॉर्ब होता है जो कॉमन होता है और एक्सेस में होता है। तो कॉमन Ag+ और I- मिलेंगे, और एक्सेस में क्या है AgNO3, Ag+ आयन एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो, अगर हम ट्रू सोल्यूशन लेंगे तो इसका जो डायमीटर रेंज होगी वो लेस देन 10⁻10 मीटर आएगी। एंगस्ट्रॉम रेंज होता है नॉर्मली, या क्लोज टू दैट ही लिख सकते हो, या अगर बहुत सही से लिखना है तो नैनोमीटर से छोटा लिख दो, तो लेस देन 10⁻9 मीटर्स। और अगर कोलाइडल फॉर्म लिखोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन डायमीटर रेंज होती है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गया, क्योंकि कोलाइडल का जो वॉल्यूम आएगा, अच्छा वॉल्यूम आप समझ सकते हो, वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 πr³ स्फेरिकल की तरह से। तो जो कोलाइडल का वॉल्यूम होगा वो ट्रू सॉल्यूशन वाले वॉल्यूम से सर्टेनली ज्यादा होगा, क्योंकि जो डायमीटर है वो कोलाइडल फॉर्म का ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म से ज्यादा है। तो ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कोलाइड का वॉल्यूम सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो 1 भी नहीं आ सकता और 10⁻³ भी नहीं आ सकता। तो पॉसिबिलिटी है सी और डी में। अच्छा, डी वाले ऑप्शन को अगर चेक कर ले, तो मान लें कि हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है वो एटम वाली रेंज तक पहुंच गया। तो आपको पता है एटम का साइज जो होता है वो एंगस्ट्रॉम रेंज में होता है। तो एंगस्ट्रॉम रेंज मतलब 0.1 नैनोमीटर मान लो, और कोलाइड का पार्टिकल सबसे बड़ा मान ले तो 1000 नैनोमीटर हो गया। कोलाइड का पार्टिकल सबसे बड़ा मान ले तो 1000 नैनोमीटर हो गया। तो 0.1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर का मैक्सिमम गैप आ रहा है। तो मतलब वॉल्यूम के टर्म में, मतलब डायमीटर के टर्म में 10⁻4 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, तो वॉल्यूम के टर्म में मैक्सिमम 10⁻12 टाइम्स का गैप आ सकता है। तो उसका मतलब 10⁻23 भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा गैप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन का सबसे छोटा पार्टिकल है और जो कोलाइडल का सबसे बड़ा पार्टिकल है उसी के रेशियो सबसे बड़ा आ सकता है। तो मैंने हाईएस्ट रेंज भी चेक कर ली, दैट विल नॉट रीच टिल 10⁻23।
तो इसका मतलब इसका पॉसिबल आंसर क्या हुआ? सी। समझ में आई बात? रेंज है कोलाइडल पार्टिकल की। तो मैंने दोनों अगर आपको वी सी बाई वी एस लिखना है, तो अगर हम न्यूमिनेटर को हाईएस्ट कर दें और डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दें तो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल आएगी। तो डिनोमिनेटर में सोल्यूट जो है उसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा मान लिया 0.1 नैनोमीटर के आसपास, और जो ऊपर वाला पार्टिकल साइज है उसको सबसे बड़ा मान लिया 1000 नैनोमीटर। तो अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो आर क्यूब का प्रोपोर्शनलिटी चलेगी। तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 10 पावर 4 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब 10 पावर 4 का क्यूब भी कराएंगे तो 10 पावर 12 तक पहुंचेंगे। तो 10 पावर 23 तक तो कैसे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इतना बड़ा गैप है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे छोटा पहुंच जाएंगे तो एटम के साइज से भी नीचे चले जाएंगे, तो उतना छोटा ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल नहीं हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। 73 में लिखा है डिस्पर्स फेज ऑफ कोलाइडल आयरन हाइड्रोक्साइड एंड कोलाइडल गोल्ड इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो दो ऑपोजिटली चार्ज सॉल्व लिए हुए हैं आपने, यू हैव टेकन टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्व। एक फॉर्म है आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड, एक फॉर्म है आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड, और दूसरी फॉर्म आपने ले रखी है कोलाइडल गोल्ड। तो जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो उसको आपने बोला पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, और जो गोल्ड है वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो कोगुलेशन करेगा, क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म है वो कैथोड पे डिपॉजिट कर जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज फॉर्म है वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्ट्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से दोनों का कोगुलेशन पॉसिबल है। अगले केस में लिखा है मिक्सिंग द टू सॉल्ट हैज नो इफेक्ट। ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि दोनों सॉल्ट ऑपोजिटली चार्ज हैं तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो सकता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेस कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्ट्स। ये पॉसिबल है, क्योंकि सोडियम सल्फेट से Na+ भी मिलेगा और सल्फेट आयन भी मिलेगा। तो Na+ जो है वो गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन कराएगा, और जो सल्फेट आयन है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का कोगुलेशन करा देगा। ये करेक्ट हो गया। लास्ट में लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्ट मोर रेडिली देन द आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो इट विल फॉर्म Mg2+Cl-। Mg2+ पे डबल पॉजिटिव है तो उसके कोगुलेट करने की पावर Cl- से ज्यादा काउंट करेंगे। तो Mg2+ जो है वो गोल्ड सॉल्ट को कोगुलेट करेगा, उसका रेट ज्यादा रहेगा, और Cl- हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड को कोगुलेट करेगा, उसका रेट कम आएगा। ये भी करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर बी लिख देंगे। समझ आएगी बात? यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म जो है वो आपका नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, और गोल्ड सॉल्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। अब अगर आपने यहाँ पे Na2SO4 ले रखा है, तो Na2SO4 में सल्फेट आयन से इसका कोगुलेशन होगा, Na+ से इसका कोगुलेशन होगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड ले रखा है MgCl2, इससे Mg2+ इसका कोगुलेशन Cl- से होगा, और इसके कोगुलेशन Mg2+ से होगा। तो ये मोर रैपिडली कोगुलेट कराएगा। ऊपर वाले सवाल में सल्फेट आयन ज्यादा कोगुलेट कराएगा। तो पहले ऑप्शन में लिखा है सोडियम सल्फेट कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ बोथ द सॉल्ट्स, ये करेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्ट मोर रेडिली देन द आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ये भी करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर ए सी डी तो करेक्ट हो गया। आपसे इनकरेक्ट पूछा, अभी आंसर लिख देंगे इसका। इस समस्या इसमें आंसर फॉल्ट है शायद, तो उसका आंसर सही करेंगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। ठीक है। इसके बाद आपने 73 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, तो एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तो एक्सरसाइज 2 में देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा मुझसे। तो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कोगुलेशन ऑफ कोलाइड कैन बी अचीव्ड बाय। तो देखो आपको पता है मिल्क को अगर बहुत तेजी से शेक कर दे या बहुत तेजी से रोटेट करा दे किसी व्हील पे, तो उससे उसका फैट पार्ट अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक पॉसिबल तरीका है। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोगुलेशन होता ही है, ये भी कंफर्म्ड है। चेंज इन पीएच से भी ऐसा हो जाता है। मिल्क में अगर लेमन ऐड करते हैं तो भी कोगुलेशन हो जाता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल, एंड बाय एडिशन ऑफ वाटर इट इज नॉट पॉसिबल। तो कोगुलेशन के तरीके हुए ABC। सारे केस चेक करेंगे तो तीनों केस में कोगुलेशन पॉसिबल है।
सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हाई स्पीड के साथ रोटेट करा देना, तो उससे हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोगुलेशन होता ही है, और पीएच चेंज करने से भी कोगुलेशन पॉसिबल है इन सर्टेन केसेस। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई हुआ, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से टिंडल इफेक्ट नोटिस करते हैं, और टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से नोटिस में आता है। सो टिंडल इफेक्ट ऑप्शन विल बी ए एंड सी। डेल्टा फॉर्मेशन कोगुलेशन का एग्जांपल है, और कोगुलेशन तो अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट बेसिकली। तो जो ब्लू कलर ऑफ स्काई आता है एक्चुअली में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और स्कैटरिंग वाला इफेक्ट जो है वो टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड होता है। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम टिंडल इफेक्ट नोटिस करते हैं, तो यू मे से आंसर विल बी ए एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 से पहले आपने 8 पूछा। 8 में लिखा है द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फ्रिक्शनल रबिंग से तो चार्ज आता ही है। ब्रिज आर्क मेथड में भी चार्ज का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होकर भी चार्ज आ सकता है। सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द आयन ऑन द, यही सबसे प्रिंसिपल रीजन होता है। एडिशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड से कोई मतलब नहीं होता। तो सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन द सरफेस इज कॉज ऑफ लाइक चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको बताया था एजीआई पे एजी प्लस एडजॉर्ब हो जाए, तो रबिंग से क्यों नहीं कंसीडर किया? है ना, इसका आंसर एबीसी होगा ना। फ्रिक्शनल रबिंग तो किसी पे भी चार्ज का कॉज होता है, बट अभी मल्टी कैरेक्टर तो सब लिखेंगे। एजीआई एजी प्लस इससे चार्ज आएगा, इसी पे अगर आई माइनस एडजॉर्ब होगा तो ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इज द प्रिंसिपल रीजन ऑफ चार्ज, बट चार्ज बहुत तरीके से आ सकता है। फ्रिक्शनल रबिंग कैन बी ए कॉज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायोफिलिक। तो लायोफिलिक सॉल्व एक ही है इसमें, जिलेटिन, बाकी सब नॉट लायोफोबिक है। आप जिलेटिन जानते हो, जिलेटिन इज लायोफिलिक। बाकी जितने बच्चे सब लायोफोबिक कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल कोलाइड्स होते हैं जनरली लायोफिलिक, अगर आपको जनरल टर्म याद करना है तो जनरली नेचुरल कोलाइड्स है लायोफिलिक in नेचर। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आ रही है, 12 में लिखा है कोलाइडल बोर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। कोलाइडल बोर्ड की प्रिपरेशन के आपको ब्रिज आर्क मेथड बताया था, मेटल्स का कोऑर्डिनेशन, मेटल्स के लिए ब्रिज आर्क मेथड यूज करते हैं, और AuCl3 का रिडक्शन करा के गोल्ड बनाते थे, तो उससे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बनता था। केमिकल मेथड्स बताई थी बात, तो 2 मेथड हो गए। मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए ब्रिज आर्क मेथड यूज होता है, वो तो स्टैंडर्ड मेथड है। दूसरा मेथड आपको याद है, AuCl3 से अगर गोल्ड बनाते हैं तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बना लेगा। उसका आंसर ए एंड बी हो जाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो गिवन है isoelectric point is the pH at which colloidal cannot move towards either of the electrode। एक्चुअली में एक ऐसा pH होता है जिसपे कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। आपका जो भी कोलाइडल फॉर्म है उस पर एक पर्टिकुलर चार्ज है, अगर आप pH चेंज करते जा रहे हो तो उसका ऑपोजिट चार्ज उसको मिलता चला जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा तो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना बंद कर जाएगा। बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कोलाइडल सॉल्यूशन बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो करेक्ट स्टेटमेंट भी होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली हम तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे अगर बहुत सही से समझना है तो, बट कोलाइड्स के केस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि
जो बायोमोलिक्यूल्स के सोल्यूशन है मैक्रोमोलिक्यूल्स वो सब नेचुरली कोलोइड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है लायोफिलिक सॉल्ट्स ना, तो लायोफिलिक सॉल्ट्स रिवर्सिबल होते हैं। जितने नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली लायोफिलिक सॉल्ट्स बनाते हैं। और लायोफिलिक सॉल्ट्स के कोगुलेशन के इलेक्ट्रोलाइट प्लस सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है। और ये सेल्फ स्टेबलाइजिंग होते हैं, ये सही है क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टेबल कोलाइड्स होते हैं, तो उसका आंसर डी लिखेंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 18 योर आंसर मस्ट बी डी। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इधर भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टेबलाइजिंग भी होते हैं। उसके बाद 17 में पूछा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज, ये देखो थोड़ा ट्रिकी सवाल है। एक्सोथर्मिक डिफाइन करना है तो देखो आपको पता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करती है, तो डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा। और अगर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्कआउट कर रहा है तो डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही हैं तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है कि डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए। तो या तो हम लिखते हैं कि वॉन टू वॉन फोर्सेज या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एक रीजन ये हो सकता था। तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें चेक करो, दैट्स गिवन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, तो हो ही नहीं सकता। एंट्रोपी डिक्रीजेस, ये सपोर्ट कर रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर एंट्रोपी इंक्रीजेज है तो केसी गलत है, फ्री एनर्जी इंक्रीजेज ये भी गलत है, तो इसका आंसर पॉसिबल बी लिख सकते हैं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो उसने नहीं लिखा, इनडायरेक्ट सवाल पूछ लिया, तो इनडायरेक्ट सवाल में देखो अगर एंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो डेल्टा जी डिक्रीज करना मैंडेटरी है, क्योंकि तब तक अगर जब तक डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तब तक एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो सर्टेनली डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 2 में आंसर सही कर लीजिए, 16 का आंसर ए कर लीजिए, 17 का आंसर बी होगा और 18 का आंसर डी होगा। आंसर्स करेक्ट करिए तब आगे बढ़े। For question number 16, answer must be A, 17 it must be B, and 18 it must be D. ठीक है। So next question, question number 20 पूछा आपने। 20 में क्या है, when AgNO3 is treated with excess of potassium iodide, colloidal particles gets attracted towards anode। तो इस केस में क्या कर रहे हैं कि आपने सिल्वर नाइट्रेट पे एक्सेस के ऐड किया हुआ है, तो सिल्वर नाइट्रेट में एक्सेस के ऐड करोगे तो आयोडाइन आयन एब्जॉर्ब होगा, तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल फॉर्म बनेगी। और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल फॉर्म बनेगा तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ये सही लिखा हुआ है। अगले फॉर्म लिखा है कोलाइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब्स कॉमन आयन एंड thus becomes charged, ये भी सही हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन के केस में चीज मेंशन करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने बोला ना मूव टुवर्ड्स एनोड, तो आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कोलाइडल पार्टिकल एब्जॉर्ब्स कॉमन आयन एंड thus becomes charged एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये मेंशन होना जरूरी था। जब तक उसका चार्ज नहीं डिफाइन करेंगे तब तक गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड नहीं लिखा जा सकता था। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट का केस है ये, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, 23 इट्स गिवन फ्लोरोसिन इज एन एडसॉर्प्शन इंडिकेटर, ये तो मैंने आपको एडसॉर्प्शन टाइम बताया था, एंड फ्लोरोसिन इज एन एडाइन, ये भी सही है। ये भी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट का केस हो गया। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि अगर इसमें लिखा होता है कि प्रेसिपिटेट के ऊपर ये डाई एडसॉर्ब हो जाती है, एडसॉर्प्शन इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट के ऊपर एडसॉर्ब हो जाते हैं, तो इट मस्ट बी मेंशन्ड दैट फ्लोरोसिन कैन इजीली एडसॉर्ब ऑन सिल्वर हैलाइड्स या और एनी प्रेसिपिटेट, तो वी मे से दैट इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो एडसॉर्प्शन इंडिकेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, तो किसी प्रेसिपिटेट के ऊपर एडसॉर्ब होकर कलर चेंज शो करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका आंसर भी बी लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एडसॉर्ब वाटर, सिलिका जेल। सिलिका जेल पे वाटर, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल दो एग्जांपल बताए थे जिन पे वाटर एडसॉर्ब होता है, तो सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल एडसॉर्ब वाटर। ऑल्दो इसमें अच्छा सवाल ये होता है अगर इसमें साथ में एब्जॉर्ब वाले केस लिखे होते हैं, जितने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं वो सब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे इस चीज को क्लियरली मेंशन कर लो, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम जेल।
सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब्स वाटर। और जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, P4O10, ये सब जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं ये सब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब वाटर। मतलब क्लियर डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। अभी इस वाले ऑप्शन में तो डाउट ही नहीं था। तो एब्जॉर्ब वाटर, तो कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि जितने भी डिहाइड्रेटेड एजेंट है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एल्यूमिनियम जेल या सिलिका जेल होते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जब भी पूछेंगे तो सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल आंसर होगा। इसका 27 एंड 28 ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिलेबस बात है थोड़ी सी, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है या पूछा जा सकता है, मतलब बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बट ओके अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिए। It's even the process of imbibing water on the elastic gels placed in the water is called, कॉमन एग्जांपल है। आपने देखा होगा ग्लास बॉटल के अंदर कभी कभी जेल बॉटल डाल के पानी डाल देते हैं तो वो स्वेल करके पूरी बॉटल को कवर कर लेती है, डेकोरेशन में यूज करते हैं। तो वो फिनोमिनन बस जानना है क्योंकि कॉमन फिनोमिनन है इसलिए याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड इम्बाइबेशन, जस्ट एन फिनोमिनन। अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अपने कोर्स में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। एडवांस के हिसाब से थोड़ा रेयर पॉसिबिलिटी में ऑप्शन लिख दिया है। और इसी का एक और केस होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, ये भी साथ में लर्न कर लो यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा सम टाइप्स ऑफ जेल्स लाइक जिलेटिन एंड सिलिका लिक्विफाई ऑन शेकिंग देयरबाय चेंजेस इनटू सॉल्ट्स, द सॉल्ट और स्टैंडिंग चेंजेस बैक टू जेल। तो सॉल्ट टू जेल कन्वर्जन और जेल टू सॉल्ट कन्वर्जन ये अपने आप होने लग जाता है, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास some types of gels like gelatin and silica liquefy on shaking by changing into salt, and then salts on standing changes back to gel। ये सॉल और जेल का जो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है, सॉल से जेल बनना और जेल से फिर सॉल बनना, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। जस्ट अ टर्म, इफ यू कैन रिमेंबर इट्स गुड, अदरवाइज बहुत रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि कोर्स के हिसाब से नहीं आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 30 में इट्स गिवन, देखो विच ऑफ द गैस कैन डिस्प्लेस रिमेनिंग ऑल द गैसेस। तो देखो जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है वो बाकी उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और वो बाकी गैसेस को डिस्प्लेस कर पाएगी। तो उसका लॉजिक होगा गैस या मोर एब्जॉर्बेबल गैस विल रिप्लेस अदर गैसेस। जिस गैस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा वो बाकी गैसेस को सरफेस से डिस्प्लेस कर देगी। तो लॉजिक विल बी मोर एब्जॉर्बेबल गैस विल डिस्प्लेस अदर गैसेस ऑन द सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो पोलर गैस है तो इसके एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी हाईएस्ट हो जाएगी जो गिवन गैसेस है उनमें से। उसके अंदर पोलर बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, ऐसे लिख सकते हो उसको। उसकी पोलैरिटी की वजह से इसके एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रिलेटिव टू अदर गैसेस ज़्यादा है, इस वजह से ये बाकी गैसेस को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, इट इज 33 में लिखा है एक्टिवेटेड चारकोल इज प्रिपेयर्ड बाय। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है पोरस चारकोल। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होता है तो उसमें चारकोल को हीट करके उसमें स्टीम पास कर देते हैं। उसका आंसर ही हो जाएगा हीटेड चारकोल विद स्टीम सो दैट इट बिकम्स मोर पोरस। तो मोर पोरस होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। इंक्रीजेस सरफेस एरिया तो उसकी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत हायर हो जाती है, दैट्स व्हाई वी रेफर इट एज एक्टिवेटेड चारकोल। increases surface area, that's why it is referred as activated charcoal। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36 देखो थोड़ा टेक्निकल सवाल है। इसमें देखो अगर एक्चुअल फेनोमेनन के टर्म में लिखें तो कंडेंसेशन लिख सकते हैं और केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में लिखें तो कोगुलेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराने में हेल्प करता है। क्लाउड इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो क्लाउड का कोगुलेशन कराने में हेल्प करती है सिल्वर आयोडाइड। तो अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो यू मे राइट कंडेंसेशन, क्योंकि जो भी क्लाउड के अंदर का वाटर है वो लिक्विफाई कर जा रहा है, तो बेटर ऑप्शन इसका कंडेंसेशन है। अदरवाइज जो पहले फिनोमेनन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोगुलेशन वाला भी है, बट इसका परफेक्ट आंसर अगर लिखना है तो कंडेंसेशन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करा रहे हैं हम लोग।
जो आर्टिफिशियल रेन का जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन है, क्योंकि जो क्लाउड के अंदर वाटर स्टीम फॉर्म में था उसको हमने वाटर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यू कैन से कंडेंसेशन। सिंगल ऑप्शन में इसका आंसर कंडेंसेशन ही लिखना चाहिए। 37 में लिखा है इलेक्ट्रिकल चिमनी इज मेड अप ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो स्मोक होता है दैट इज अ कोलाइडल फॉर्म, उसको एक ऐसे चेम्बर में पास करते हैं जिसमें ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो है कोगुलेट कर जाता है। तो इलेक्ट्रिकल चिमनी में फिनोमेनन तो कोगुलेशन का हो रहा है, बट जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जो स्मोक है वो ऑपोजिट चार्ज प्लेट से कोगुलेट कर रहा है, बट ये जो फिनोमेनन है जिसमें ऑपोजिट चार्ज प्लेट के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से भी कोगुलेशन होता है, बट तो जो फिर एक फिनोमेनन वर्कआउट कर रहा है वो कोगुलेशन है, बट जिस प्रिंसिपल की वजह से ऐसा हो रहा है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्ज पार्टिकल जो है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आने से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है या वहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है, तो वी यूज द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो है वो डिस्पर्जन मीडियम की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको स्मोक स्क्रीन के लिए याद रखना है TiO2 यूज करता है। स्मोक स्क्रीन इज TiO2 पार्टिकल्स, TiO2 dispersed in air। ठीक है, फाइटर जेट्स अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं, तो क्रिएट स्मोक स्क्रीन इन द एयर बाय स्प्रेडिंग TiO2, फाइन पार्टिकल ऑफ TiO2 स्प्रेड करा के स्मोक स्क्रीन बना देते हैं, इससे प्लेन फाइटर प्लेन्स को वहां से एस्केप करने में हेल्प मिलती है। तो उसके एग्जांपल है बस सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। 42 भी देखो थोड़ा लर्न करने का क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड्स की प्रॉपर्टी है ये, तो दैट इज आल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन। मतलब सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक्वा सॉल्यूशन दे फॉर्म्स मिसल करेक्ट, दे फॉर्म्स बाइलेयर, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, बट यू कैन लर्न मे बी आस्क्ड अदरवाइज, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें कुछ खास नहीं करना। ठीक है, 41 में लिखा था मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो मल्टीमोलिकुलर केस में वॉन टू वॉन फोर्सेस काम करते हैं। मल्टीमोलिकुलर केस में एक ही एटम के बहुत सारे एक ही मॉलिक्यूल के एक ही सब्सटेंस के बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लब कर जाते हैं, तो उनके क्लबिंग करने के बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करेंगे, और दैट फोर्सेस विल बी वन टू वन फोर्सेस मोस्टली। जैसे सल्फर होता है, गोल्ड होता है, तो इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, सो मोस्टली इट इज वन टू वन फोर्सेस। ठीक है, तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बनाना है अगर हमें, तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स के लिए वन टू वन फोर्सेस मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स जनरली सल्फर और गोल्ड के लिए बनाते हैं, यहाँ पे वन टू वन फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स की प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 42, अगर आप याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। 43 में लिखा है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज बिकॉज ऑफ, तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ने बताया था आपको कि जो ऑयल एंड ग्रीस है उसमें उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो पहले क्लब होता है और बाद में मिसल फॉर्मेशन के थ्रू वॉशिंग हो जाती है। तो गिवन ऑयल एंड ग्रीस कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द हाइड्रोफोबिक सेंटर, तो एब्जॉर्प्शन है, फिनोमेनन ऑफ एडसॉर्प्शन है। Oil and grease can be absorbed on the hydrophilic centers and soaps and vessels. Center of the soaps and vessels washed away. Oil and greases can be absorbed into the both hydrophilic and hydrophobic center, but not washed away. And cleaning action is not related to vessel, ये तो गलत हो गया। तो इस केस में जो ऑयल एंड ग्रीस है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट पे एब्जॉर्ब होगा और बाद में मिसल फॉर्मेशन करके वॉश्ड अवे हो जाएगा, तो इसका आंसर ये लिखेंगे। जो ऑयल एंड ग्रीस है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट से रिलेट होता है, जो वाटर रिपेलेंट पार्ट है वो ग्रीस और ऑयल के लिए अट्रैक्टेंट होता है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ ये कनेक्ट होकर सेंटर में, वेसल के सेंटर में आ जाता है और वहां से वाटर के साथ बाहर निकल आता है, तो इट इज लिंक्ड विद हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है,
और आपको पढ़ाते टाइम बताया था मिसल फॉर्मेशन से होता है ऐसा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो मिसल्स तो जरूर फॉर्म होंगे। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट डिपेंड्स ऑन द मिसल फॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। 44 तो मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, देख लो फिर भी अगर नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 44 टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं। इट्स गिवन 1 ग्राम of charcoal absorbs 100 ml of 0.5 of absorb 100 ml of 0.5 of acetic acid on a to form a monolayer, and thereby the molarity of acetic acid reduces to 0.49. तो number of moles of acetic acid जो initially था वो हो गया 100 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर सप्लाई करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फाइनली कितना बचा, तो हो गया 100 ml, वॉल्यूम तो वही रहेगा इंटू 0.49 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ मोल्स एडजॉर्ब, तो जितना डिफरेंस है उतना एडजॉर्ब कर जाएगा। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10⁻³ मोल्स। डिफरेंस निकालोगे तो 0.01 इंटू 100 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻³ मोल्स। कितने मोल एडजॉर्ब हो गए, बस अब इसको क्या करोगे, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एडजॉर्ब पता चल गया। और सरफेस एरिया पता है, तो उसने पूछा हुआ है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब कराने के लिए कितना सरफेस एरिया चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टेप निकालो नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। 6.02 into 10⁻23 वैल्यू आ जाएगी 6.02 into 10⁻20। जो सरफेस एरिया दे रखा है आपको, जो दे रखा है 3.01 इंटू सरफेस एरिया दे रखा है 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो इतने सरफेस एरिया पे 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हुए। तो एक मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करा वो लिखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एडसॉर्ब by single molecule of acetic acid, वैल्यू आ जाएगी 3.01 इंटू 10⁻²। इतना तो एरिया है और इतने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब है। तो सिंप्लीफाई करोगे, 10⁻20 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, आपको नंबर पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻90 मीटर स्क्वायर आता है। चेक करो, कैलकुलेशन चेक कर लो कितनी है। 5 इंटू 10⁻90 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। सर 1 मिनट पिछली वाली स्क्रीन दिखाइए। कैलकुलेशन है बेटा, नथिंग एल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है 20% surface sites are absorbed by nitrogen on heating. Nitrogen gas evolved from the sites were collected on at 0.001 atmosphere and 300 Kelvin in a container of volume 2.46 centimeter square. Density of surface sites is given, surface area is given. आपको बताना है find out the number of surface sites occupied per molecule of nitrogen. तो पहला काम क्या करो कि PV equal to nRT लगा के नाइट्रोजन के मोल्स निकालो जो एब्जॉर्ब हो रहा है। प्रेशर दिया है 0.001 atm, वॉल्यूम दिया है 2.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ मोल्स हो गए n, r की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। यहाँ से सॉल्व करके पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बताओ। ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एडसॉर्ब। करा किसी ने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एडसॉर्ब वैल्यू चलो निकालना भी। तो यहाँ से नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर निकालेंगे
n इंटू अवेगाद्रोस नंबर आ जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड निकालेंगे, तो पहले नंबर ऑफ सरफेस साइट्स निकाल लो पहले। तो नंबर ऑफ सरफेस साइट्स है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 17, ये आपकी टोटल सरफेस साइट्स हो गई। और इसमें से 20% ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड सरफेस साइट्स निकाल लो पहले। ऑक्यूपाइड सरफेस साइट्स हो गई 6.023 इंटू 12/17 इंटू 20/100, वैल्यू 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 17 हो गया। ये और सही से लिखना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 16 लिख लो। 10 टू द पावर 16 इतनी सरफेस साइट्स हो गई जो ऑक्यूपाइड है। The number of moles of nitrogen absorbed is 9.9 to the power -8. तो अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -7 हो गया ना। तो Yes. तो उसके बाद नंबर ऑफ 9.9 को तो 1 ही लिख दो, 9.9 को तो 10 लिख लो ना सीधे सीधे। तो उसके बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, बस नंबर ऑफ सरफेस साइट्स में नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं। So this comes out to be 2 into 6.02 into 10 to the power 16 divided by 10 to the power -7 into 6.02 into 10 to the power 23। ऐसा कट जाएगा, फाइनली 2 आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा। ठीक है। Yes. एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। 4 में गिवन है फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ BaCl2 is much lesser than KCl for a salt A। तो देखो सॉल्ट A के कोगुलेशन में हम दो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, BaCl2 से Ba2 प्लस Cl माइनस आएगा और KCl से K प्लस और Cl माइनस आएगा। ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज इसमें बोल रहा है कि कोगुलेशन वैल्यू जो है वो BaCl2 के लिए कम है, तो उसका मतलब कोगुलेशन किससे हो रहा होगा, Ba2 प्लस। क्योंकि अगर Cl माइनस से हो रहा तो टाई हो जाता। तो कोगुलेशन जो है किससे ज्यादा होता है, लार्जर चार्ज की वजह से कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है, कोगुलेशन वैल्यू कम होती है। तो फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ BaCl2 is much lesser than KCl for salt A than the फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ। तो इससे पता चल गया कि सॉल्ट A जो है उसमें कौन सा चार्ज आएगा, बताओ, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका कोगुलेशन किससे हो रहा है, बेरियम 2 प्लस से। अगर क्लोराइड आयन से होता है तो फ्लोकुलेशन वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम होती। अब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो दे रखा है दैट इज सॉल्ट B। सॉल्ट B के लिए Na2SO4 और NaBr यूज कर रहे हैं। Na2SO4 से Na प्लस और SO4 2 मिलेगा और इससे Na प्लस और Br माइनस मिलेगा। और फ्लोकुलेशन वैल्यू उसने बोला हुआ है Na2SO4 की लेस देन NaBr है, इसका मतलब अगर Na प्लस से कोगुलेशन होता तो सेम फ्लोकुलेशन वैल्यू होती, बट यहाँ सल्फेट आयन और ब्रोमाइड आयन की वजह से हो रहा है, तो सल्फेट आयन के लिए चार्ज डबल होने की वजह से उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम आएगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। आपको रूल सिखाया था आर्टिस्ट रूल में, चार्ज ज्यादा होगा तो कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी, कोगुलेशन वैल्यू कम होगी। और हमेशा पॉजिटिव चार्ज का कोगुलेशन नेगेटिव आयन से होगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व का कोगुलेशन पॉजिटिव चार्ज से होगा, तो ऑपोजिट होता है। तो नेगेटिवली चार्ज का कोगुलेशन Ba2 प्लस से हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज का कोगुलेशन सल्फेट आयन से हो रहा है। इससे पता चल गया चार्ज कौन सा है। तो उससे पता चल गया कि सॉल्ट A जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और सॉल्ट B जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, सॉल्ट A नेगेटिवली चार्ज है, सॉल्ट B पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका आंसर जो है वो D हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस फॉलोज द फ्रंटेज एब्जॉर्प्शन आइसोटोप, x is the mass of the gas absorbed and m is the adsorbent. The plot of x by m versus log of p is given. तो x by m is proportional to, तो दोनों फ्रंटेज आइसोटोप की इक्वेशन यूज करा दी गई। पहली इक्वेशन होती है x by m is equal to k p power 1 by n, यानी x by m proportional to, यहाँ से इसको लिखेंगे तो x by m proportional to p power 1 by n आ जाएगा। somehow आपको 1 by n निकालना है और log वाली इक्वेशन लिखेंगे तो log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of p आएगा। तो 1 by n जो है वो क्या होती है, स्लोप।
तो इसकी स्लोप लिखोगे तो 2/3 आ जाएगी बस। तो प्रोपोर्शनल टू x बाई m प्रोपोर्शनल टू p पावर 2/3 आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, फ्रेंडली आइसोटोप की दोनों इक्वेशन एक साथ यूज कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा हुआ है gas undergoes physical adsorption on a surface and follows the given Brandeis adsorption isotherm. The adsorption of the gas increases with, एक चीज तो क्लियर है कि प्रेशर डिक्रीज करने से तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के केस में तो डिक्रीज ही लिखना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल। तो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक्सप्रेशन इज गिवन x by m is equal to k p पावर हाफ दिया हुआ टेक्निकली। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से एडसॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, और वही चीज प्रेशर के साथ होगी, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडसॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एडसॉर्प्शन का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन बताया था, क्रोमेटोग्राफी आंसर होता है, तो एडसॉर्प्शन वाला केस मार्क कर दो। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये डिपेंड करता है डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन पे। उसमें जो याद रखने की बात थी वो ये थी कि एडसॉर्प्शन डिपेंडेंट फिनोमेना, क्रोमेटोग्राफी इज एन एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। एनसीईआरटी को खोलोगे तो जो एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस लिखे हैं उसमें लास्ट ऑफ एप्लीकेशन एडसॉर्प्शन ही गिवन, तो डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन सॉलिड फेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के पहले तो नहीं बताना कोई। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो लिखा है एज पर हार्डी-सूजन फॉर्मूलेशन the flocculation value of the falling for the of the falling ferric hydroxide salt in the order। तो देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, तो आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होगा, मैंने बताया था हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होती है, और जो सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं। टेबल याद है एनसीईआरटी के टेबल में आपको बोला था कि चार्ज ध्यान से याद रखना है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। तो उसके कोगुलेशन के लिए जो कोगुलेटिंग आयन होगा, कोगुलेशन नीड्स नेगेटिवली चार्ज आयन, उसका कोगुलेशन नेगेटिवली चार्ज आयन से होगा। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन तो उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, तो कोगुलेशन वैल्यू उतनी कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे कोगुलेशन पावर चेक कर लें, पहले वैल्यू उल्टा लिख देना, तो कोगुलेशन पावर लिखोगे अगर तो FeCN6 3 माइनस पे सबसे ज्यादा चार्ज दिया होगा, फिर CrO4 2 माइनस है, Br माइनस, NO3 माइनस और Cl माइनस तीनों बराबर चार्जेस हैं, तो उनकी कोगुलेशन पावर इक्वल होगी और इन दोनों की ज्यादा होगी। और कोगुलेशन वैल्यू जो होती है वो कोगुलेशन पावर की अपोजिट होती है, तो कोगुलेशन वैल्यू ऑर्डर में उल्टा लिख देना। तो कोगुलेशन वैल्यू ऑर्डर विल बी K3FeCN6, कोगुलेशन वैल्यू ऑर्डर विल बी K3FeCN6 से ज़्यादा होगा K2CrO4, उससे ज़्यादा होगा KBr, उसके बाद KNO3 और KLCl3 बराबर हो गए। उसका आंसर अगर मार्क करोगे तो सी डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Question number 12, yeah, among the following incorrect statement about colloids is when they are larger than the smaller molecule and have higher molar masses। ठीक है, colloids का साइज बड़ा होता है जनरली और मोलिकुलर मास हायर होता है। They can scatter light, ये भी सही है। The osmotic pressure of colloidal solutions is higher than that of true solution, ये गलत हो गया।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो लेस देन ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो सी आंसर हो गया। द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 मीटर। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तो मोलर मास ज्यादा आएगा ना। बायोमोलिक्यूल्स होंगे, पॉलीमर्स होंगे, या मैक्रोमोलिकुलर मल्टीमोलिकुलर कोलाइड होगा या एसोसिएटेड कोलाइड होगा तो मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा हो ही जाएगा। रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर होती है ना, तो दे आर लार्जर देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड हैव हायर मोलर मास। तो सही है। जैसे सल्फर का केस ले लो तो सल्फर का मोलर मास 30 हुआ, 32 हुआ, बट उसका कोलाइडल फॉर्म जो होगा उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ऐड हो जाएंगे, तो मोलर मास भी ज्यादा हो गया और साइज भी बड़ा हो गया। मल्टी मॉलिक्यूलर के एग्जांपल से समझ लो, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बताई थी कि इनका ऑर्डर जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ट्रू solutions higher than osmotic pressure of true solutions is higher than colloidal solutions. तो ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल सॉल्यूशन का वैल्यू हायर रहेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन हायर देन कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर सी रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जैक्ट। 15 लिखा among the following assertion and reason the correct option is both hydrogenation reaction the catalytic activity increases from group 5 to 11 metals with maximum activity shown by group 7 to 9 elements. Correct statement. The reactants are more strongly adsorbed on the group 7 to 9 elements. ये गलत हो गया। तो अगर more strongly adsorb हो जाएंगे तो फिर बाकी substance के लिए सरफेस पे लाइक फर्दर रिएक्शन कराने के लिए सरफेस फ्री नहीं हो पाएगी दोबारा, तो कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। एग्जैक्टली एनसीईआरटी कॉपी लाइन है। तो उसका आंसर हो जाएगा असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। उसका असर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अगर आपको उसको रेफर करना है तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखा देता हूँ, तो चेक कर लो। तो आप देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज एक्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाओ, आपको बिल्कुल एक्जैक्टली मिल जाएगा आंसर। पहले पार्ट में जो असर्शन वाली लाइन लिखी है वो देखो यहाँ से लिखी हुई है, the catalytic activity increases from group 5 to 11 metals with the maximum activity being shown by group 7 to 9 elements। ये आपका असर्शन दिया जो करेक्ट दिया हुआ है। अब रीजन वाली लाइन देखो, इसके ऊपर वाली लाइन से कॉपी करी गई है, वो भी दिखा देता हूँ। तो इट्स गिवन the reactant must get adsorbed reasonably strong on the catalyst because become active. However, they must not get adsorbed strongly as they are immobilized and their reactants on the surface and no space for the catalyst surface for adsorption। तो एकदम क्लियरली यहाँ पे चीज लिखी गई है, अगर आप ध्यान से देख लो तो आपको पता चल जाएगा। नॉट गेट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली, एग्जैक्ट चिपका है देखो। जो लॉजिक लगाएगा उसका सवाल 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक कहता है कि अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो उसका आंसर ए लिखोगे तो उसका आंसर आएगा डी। क्यों डी आएगा? क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है एनसीईआरटी में, नॉट गेट एब्जॉर्ब सो स्ट्रांगली बिकॉज अगर ऐसा हो गया, बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो गया तो फर्दर इमोबिलाइज हो जाएगा, तो फर्दर रिएक्टेंट को दोबारा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो यानी कि कैटालिटिक सरफेस दोबारा रिएक्शन के अवेलेबल नहीं होगी, तो कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो एक राउंड में तो बहुत तेज एक्टिविटी आएगी बट ओवरऑल एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्जॉर्ब रीजनेबली स्ट्रांगली, ये सही है, बट एक सर्टेन लेवल से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ये सवाल वो वही बच्चा कर सकता था जिसने एग्जैक्टली एनसीईआरटी लाइन पढ़ी हो। जिसने ना पढ़ी होगी उसको तो कंफ्यूजन आएगा ही आएगा, वो 100% का आंसर यही चिपका देगा। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। 16 में लिखा है मिक्सचर ऑफ गैसेस टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग चारकोल, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बिहेवियर ऑफ द प्रेशर। आपको एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन में बताया था, इन गैसेस को चारकोल के साथ ऐड कर दो
तो इनका प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है बिकॉज गैसेस गेट एब्सॉर्ब, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड आर एब्सॉर्ब ऑन चारकोल, hence pressure will decrease. Adsorbed on charcoal, hence pressure will decrease. और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसका आंसर या तो ए लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं। लीनियर डिक्रीज आती नहीं है क्योंकि एडजॉर्प्शन फिनोमेनन लीनियरली प्रेशर डिपेंडेंट होता नहीं है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। बी में कांस्टेंट दिया है, सी में इंक्रीज दिया, वो तो बेकार हो गए। प्रेशर डिक्रीज होना है तो आंसर ये ए और डी में से एक लिखेंगे, और लीनियर में डिक्रीज होता नहीं है। प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन का फिनोमेनन लीनियरली वेरी नहीं करता। एडजॉर्प्शन आंसर हम सीखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखो एक स्टैंडर्ड फिनोमेनन है। आपको बताया था कि जो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है। कार्बन चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये सब लेक्चर ठीक से ना करने का नतीजा है और कुछ नहीं है। मैं अगर ढंग से लेक्चर कर लिया होता तो तुम्हें सब पता होता, मैंने सब बातें बताई हैं तुम्हें। तो कार्बन चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट है। कार्बन चेन लेंथ देखो सबसे बड़ी जिसमें होगी उसके लिए वो CMC की वैल्यू सबसे कम आएंगे। एम्बिएंट कंडीशन का मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर लेना है। उसका आंसर देखो क्या आ जाएगा। एक अंदर देखो CH3 CH2 15 है, 16 कार्बन लगे हुए हैं, 16 कार्बन, तो कार्बन चेन लेंथ हाईएस्ट, मतलब नेट में CMC वैल्यू सबसे कम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स। तो लायोफोबिक कोलाइडल्स पे जो स्टेबिलिटी का रीजन है, सॉरी हाँ लायोफोबिक ही पूछा, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन देयर सरफेस और फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो अगर आयंस का एडजॉर्प्शन होता है तो उससे क्या होता है, उनके बीच में कॉन्टिन्यूस एक पर्टिकुलर चार्ज आएगा तो दे रिपेल कॉन्टिन्यूसली ईच अदर, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि कोलाइडल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा यही पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसका लिखा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये लायोफिलिक कोलाइड्स की स्टेबिलिटी का रीजन होता है। लायोफिलिक कोलाइड्स का जो सॉल्वेंट होता है वो उसकी सरफेस पे लायो जो डिस्पर्स फेज होता है उसके ऊपर एक लेयर बना के स्टेबलाइज करता है। तो लायोफोबिक कोलाइड सॉल्वेंट की वजह से स्टेबलाइज नहीं होते। तीसरे पार्ट में लिखा है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्जेस ऑन देयर सरफेस। Attraction between different particles having opposite charges on their surface, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लास्ट में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस अबाउट द कोलाइडल पार्टिकल। ये एकदम सही है। फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जीटा पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आ जाएगी। तो उसका ऑप्शन ए जो है वो तो आपको समझ ही में आ गया। चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं बिकॉज दे हैव ऑल हैव सेम चार्जेस। ड्यू टू सेम चार्ज ऑन कोलाइड्स, due to same charge on colloids they are stable। एक रीजन। दूसरा रीजन ब्राउनियन मूवमेंट से बताया था, स्टरिंग इफेक्ट, वो तो यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल अगर हायर होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है स्ट्रॉन्गली बॉन्ड हो चुकी है, तो उसको फिर से कोगुलेट करने से ये चीज़ रोकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का बस आंसर सही कर लेना, मस्ट बी बी, सॉरी इट मस्ट बी ए। बी दिया है उसको करेक्ट करके ए कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी बच गया। 13 भी देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो देयर। 13 दिया है फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर द आर्सेनिक सल्फाइड इज 30 मिलीमोल्स पर लीटर। If H2SO4 is used for flocculation of arsenic sulfide, the amount in grams of sulfuric acid in 250 ml required for the above purpose
देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है AS2S5 ये आपका निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, तो उसका कोगुलेशन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से होगा, मतलब H प्लस से कोगुलेशन होगा, H प्लस कॉस कोगुलेशन। तो HCl से कोगुलेशन हो रहा है, उसकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तुमको, दैट इज गिवन 30 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। आपको यही कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से चाहिए, तो अगर हम H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 15 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर ले लेंगे तो उससे H प्लस आयन इतना ही मिलेगा, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन मिलेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर 15 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर ले लोगे तो उससे जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो 30 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ जाएगा। मतलब कोगुलेशन जो HCl से हो रहा है वो H2SO4 से भी हो जाएगा, राइट। अब आपको 15 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर H2SO4 लाने के लिए उसका कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ये निकालना, तो मोल कॉन्सेंट का सवाल है सीधे सीधे। तो इन 250 ml ये अमाउंट हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ ये 1000 ml में, तो 250 ml में कितना होगा वो निकाल लेना, उसका बाई 4 हो जाएगा इतने मोल्स। और फिर इसका अमाउंट निकालना है तो अगर मोलेकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 10⁻³ इंटू 250/1000 इंटू 98, इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। इसको सॉल्व करके एक बार आंसर निकाल लीजिए, आंसर वेरीफाई कर लेना बस कितना है। सॉल्व होकर 0.3675 हो जाएगा आंसर, ठीक है। So we'll stop here.